हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्रोग्राम पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। और दोस्तों आज का जो हमारा डेट है दैट इज़ द 9th जुलाई सेशन। और इसमें मैंने कई इम्पोर्टेंट ऐसे डायमेंशंस रखे हैं जिसको आप लोगों को सभी को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप लोग रियली में यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हो, तो इसको बिना फॉलो किए हुए, बिना इसके नोट्स बनाए आप रह ही नहीं सकते। अगर आप इसको फॉलो करते रहे तो डेफिनिटली आपके सक्सेस में बहुत बड़ा सपोर्ट इससे मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से आपको सभी पीपीटी, सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको यहां मिलता रहेगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, स्कैन करिए और सीधा सीधा इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है लद्दाख पश्मीना विकास बोर्ड और चांगपा समुदाय। ये दो चीजें। बात आती है कि आखिर ये चर्चा में क्यों आया है। देखिए, लद्दाख प्रशासन ने खाना बदोश चांगपा चरवाहों की आजीविका की सुरक्षा के लिए और पश्मीना मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एलपीडीवी के तहत महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी है। लद्दाख पश्मीना डेवलपमेंट बोर्ड के तहत। अब कहोगे कि पश्मीना क्या होती है? पश्मीना आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक भेड़ गोट की तरह है, गोट है जिसकी बालों से बहुत बेहतरीन शॉल और उसके कपड़े बनाए जाते हैं। पश्मीना शॉल वर्ल्ड फेमस है, सबसे हल्के, सबसे गर्म, उसको लेकर के। अब बात आती है कि इसका की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसमें इंसेंटिव स्कीम इसमें ऐड की गई है, इंसेंटिव्स को, कि जो पात्र चरवाहे हैं, उनकी सरकारी खरीद पर 25% अतिरिक्त उत्पादन लिंक बोनस मिलेगा। ये समझ लीजिएगा। यानी कि जो चरवाहों को सरकारी खरीद पर 25% का उत्पादन लिंक बोनस मिलेगा। यस, ये ध्यान रखना, ये चांगतांग लद्दाख का रीजन है जिसको आप देख सकते हैं। यूटिलाइजेशन 60% पशुधन सुधार के लिए, 20% बेहतर अवसंरचना के लिए अनिवार्य है। ये रहा इसमें विकास बोर्ड के तहत। सभी भुगतान आधार लिंक बैंक के साथ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत होंगे। सीधे सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। रिवॉल्विंग कच्चे ऊन की खरीद के लिए 8 करोड़ रुपए का समर्पित कोष भी अलग से बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका की पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए, जो इस समय चर्चा की गई है, इसका बैकग्राउंड रिलेटेड इसमें। और इसकी जो मेन कंसेप्ट है उनको ध्यान रखिएगा। चांगपा समुदाय ये लद्दाख की उच्च तुंगता वाली अनुसूचित जनजाति है, ट्राइब है, जो रेबू नामक तंबुओं में रहती है। इस तरह के विशेष प्रकार के तंबू होते हैं और उन तंबुओं में ये रहती है। ध्यान रखना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रेबू। ये देखें, ये विश्व के सबसे उत्तम ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों की पारंपरिक संरक्षक हैं। उनको विशेष तौर पर उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको पालते हैं। जलवायु परिवर्तन से चरागाह नष्ट हो रहे हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव से इनकी पहुंच सीमित हो गई है। तो इनके साथ एक ये समस्या भी जुड़ी हुई है। पर्यावरणीय एंगल क्या है? एनवायरमेंटल एंगल। अत्यधिक ऊंचाई और कठोर मौसम के प्रति इनका अनुकूलन ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वहां पर ये सरवाइव करते हैं वहां पर। और इस नई स्कीम के तहत 50% अग्रिम भुगतान की नीति से चरवाहों को ऋण जाल से मुक्ति मिल जाएगी। ये इसके तहत कर दिया गया है। पशुपालन है, ऊन की कटाई है, प्रोसेसिंग है और उससे सॉल बनाई जाएंगी और उससे सरकार इनको खरीद करेगी, उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ये रहा कुल मिलाकर के कंसेप्ट। तो ये कहां रहने वाले हैं, इनके तंबू का नाम क्या है, ये मोटी मोटी कुछ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब दूसरा जो टॉपिक है वो है एंजल टैक्स। ये इकोनॉमी जीएस पेपर थर्ड और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काफी चर्चा में रहता है। एंजल टैक्स का पूर्णतः उन्मूलन। भारत सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत घरेलू और विदेशी सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यस, तो इंपॉर्टेंट है, अब हमारे हमारे यहां एंजल टैक्स नहीं लगता। अब यह है क्या?
2012 में मनी लॉन्ड्रिंग और सेल कंपनियों को रोकने के लिए लाया गया था। सेल कंपनियां मतलब कहते हैं आपकी कहा जाए कि ऐसी जो होती ही नहीं है, छद्म कंपनियां की तरह कहते हैं सेल कंपनियां, यानी कि जिनका एड्रेस नहीं होता, किसी के नाम पे बनी हुई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं किसी और के पैसे को। और मनी लॉन्ड्रिंग, अब आप समझ सकते हो कि ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए ये फर्जी कंपनियां होती हैं। तो ऐसी चीजों को लिए रोकने के लिए लाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज को ये पैसा दे रहे हों। यदि स्टार्टअप को उचित बाजार मूल्य से अधिक प्रीमियम पर निवेश मिलता था तो अंतर पर कर लगता था। अब कंडीशन ये थी कि किसी ने नया स्टार्टअप खोला, कंपनी खोली, सारी चीजें की, और जो उसका बाजार मूल्य है उसकी कीमत से ज्यादा अगर कोई निवेश कर रहा है तो जो अंतर है उस पर टैक्स लगता था, जिसे हम कहते थे एंजल टैक्स। क्योंकि एंजल इसलिए है, एंजल जो कहा जाए, क्योंकि भाई नए कंपनियों को पैसा उधार कौन देता है? तो केवल फरिश्ते ही दे सकते हैं, एंजल। इसीलिए उनको एंजल कहा जाता था, एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता था। उनके बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर जो टैक्स लगता था, दैट वाज द एंजल टैक्स। ओके। अब 2023 में इसे विदेशी निवेशकों पर भी लागू कर दिया गया था कि जो विदेशी हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। इससे मूल्यांकन विवाद खड़ा हो गया, वैल्यूएशन डिस्प्यूट, लंबे मुकदमेबाजी होने लगी। तो ये प्रॉब्लम आई। तो 2012 में ये हुआ, 2023 में विदेशी निवेशकों पर, और 2026 में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ये रहा कुल मिलाकर के। अब कंडीशन यह है कि यदि शेयर की कीमत सोचना 100 रुपए है और निवेशक उसको 250 रुपए दे, तो 150 रुपए का अन्य जो सोर्स है उसे मानकर 31% टैक्स लगता था, जो कि एंजल टैक्स था। यह कंसेप्ट था। पूंजी वर्सेस आय, स्टार्टअप पूंजी निवेश जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर चलते हैं, इससे आय मानने से तरलता प्रभावित होती है, लोग इसको इनकम मानना शुरू कर देते हैं। रिवर्स फ्लिपिंग, टैक्स हटने से विदेश जा चुके भारतीय स्टार्टअप अब वापस में भारत लौट सकते हैं। जो स्टार्टअप विदेश जा चुके थे इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, वो वापस आ सकते हैं कि भाई अब नहीं लग रहा। डीप टेक्नोलॉजी और एआई स्टार्टअप्स अब बिना डर के स्वतंत्र मूल्यांकन अपना करवा सकते हैं। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई वैल्यूएशन करो, क्योंकि अब तो टैक्स लगना ही नहीं है। और यह व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने वाला एक निर्णायक कदम है। एंजल टैक्स हटाना नियामक नियंत्रण से हटकर वैश्विक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। यानी कि इससे हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कंट्रोल नहीं होगा इन्वेस्टमेंट पर, बल्कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा, विदेशी निवेश, और हमको वही चाहिए था। ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं रिवर्स फ्लिपिंग, यानी कि जो कंपनियां विदेश में जा चुकी हैं वो वापस आएंगी, इसी को रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, रिवर्स फ्लिपिंग किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैं ऐसी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो आपको बुक्स में नहीं मिलती, जनरली जो आपको रेगुलर क्लास में नहीं मिलती, उनको आप लोगों को समझना चाहिए। ओके, क्लियर? चलिए, अगला है पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान वेतांग आदिपूर्णा ये मिला है। वेतांग आदिपूर्णा ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के जकार्ता में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेदांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 1959 में स्थापित इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य पदक है। यह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को उनकी असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। अभी जो बातचीत हुई है, जो गए हैं इंडोनेशिया, इस यात्रा में रक्षा, एरोस्पेस, महत्वपूर्ण खनिज पर समझौते हुए हैं, और शैक्षणिक कूटनीति पर जकार्ता में आईआईएम बेंगलोर का कैंपस स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। तो ये आपके कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से आईआईएम का वहां पर कैंपस बनाने की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। कब बनाया गया? ये रहा। किसे दिया जाता है? विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाम क्या है? वेतांग आदिपूर्णा। मुख्य अवधारणा क्या है? देखिए, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, यह सम्मान दो देशों के बीच मजबूत व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी, व्यापक रणनीतिक साझेदारी से जुड़ा हुआ है। हिंद प्रशांत, दोनों देश खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जहां पर खुला और किसी प्रकार का किसी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, इसको ये लोग देखने की कोशिश करते हैं। भारत इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से गहरे सांस्कृतिक संबंधों से भी जुड़े हुए हैं। यस, गुप्त काल से ही इस क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों का, भारतीय लोगों का आना जाना था, और वहां पर और यहाँ पर दोनों जगह पर हमारी हिंदू धर्म की और बौद्ध धर्म की दोनों की परंपरा एक दूसरे के यहाँ समाहित थी। और इसी वजह से वहां पर गुप्त काल में ही सोचिए वहां पर मंदिरों के निर्माण की परंपरा शुरू हो चुकी। बौद्ध परंपरा वहां पर है ही है। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर, प्रबंधम का हिंदू मंदिर, शिव मंदिर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी यात्रा भी की है प्रबंधम को लेकर के। तो यह सम्मान भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सफलता और हिंद महासागर पर भारत के बढ़ते हुए रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। इसको आपको समझ लेना चाहिए। तो रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, इन चारों क्षेत्रों में ये हमारे समझौते किए गए हैं। और यहीं पर मैं आपको साथ के साथ बता देना चाह रहा हूं, उसको भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। ये रहा प्रबंधम मंदिर, एएसआई जीर्णोद्धार परियोजना प्रबंधम। पीएम मोदी के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ 9वीं सदी के प्रबंधम मंदिर के परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संरक्षित विरासत जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया गया। यस, इसका निर्माण 9वीं सदी में हिंदू माताराम संजया साम्राज्य के राजा रकाई पिकातन द्वारा शुरू किया गया था। 10वीं सदी में राजनीतिक बदलावों और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसे छोड़ दिया गया। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और अंकोर वाट के बाद दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अब अंकोर वाट कहां है? कंबोडिया में। ये कहां है? इंडोनेशिया में। अंकोर वाट दूसरा। और 1991 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री यहीं पर अभी घूमने विजिट करने के लिए गए भी थे। इसमें कंसेप्ट क्या है? इस पर्सन में मूल रूप से भगवान शिव की मूर्ति है। विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित छोटे छोटे 240 मंदिरों की अलग श्रृंखला भी है। ब्रह्मा विष्णु की इनकी भी परंपरा है। इस पर तो मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। वास्तुकला, बाहरी दीवारों पर नक्काशी की गई है, जहां पर रामायण और कृष्णायन के जीवन से संबंधित जावा संस्करण उकेरे गए हैं। ये मंदिर एएसआई द्वारा मंदिर के गिरे हुए मूल पत्थरों को एनोलिस्टिक विधि से फिर से जोड़कर ढांचा तैयार कर रहा है। यानी कि एक तरीके से, इस तरीके से, इसको कहते हैं क्रॉस लिंकिंग पर। यह मंदिर बोरोबुदुर मंदिर के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए संजय वंश ने एक शैव हिंदू मंदिर उसके उत्तर में बनाया था। यानी कि बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर को दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि वहां के जो शैलेंद्र वंशी शासक थे उन्होंने बौद्ध मंदिर बनाया। इन्होंने, संजय वंश के लोगों ने अपना क्या बनाया? हिंदू मंदिर, उसी की जैसा, उसी को दिखाने के लिए, अपनी परंपरा को ऊंचा दिखाने के लिए बनाया था। और यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सांस्कृतिक संबंधों को संरक्षित करना, सॉफ्ट पावर को बेहतरीन उपयोग माना जाता है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस की हैं। होपफुली कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी तरह का एक टॉपिक और भी है आईआर से जुड़ा हुआ, ब्रिक्स गुवाहाटी घोषणा पत्र, जो नशारोधी सहयोग के लिए किया गया है। नशारोधी सहयोग के लिए बात आती है कि आखिर ये चर्चा क्यों हुई? भारत 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत गुवाहाटी में नशारोधी एजेंसी प्रमुखों की मीटिंग हुई थी। भारत इस साल, भारत ब्रिक्स का क्या है? अध्यक्ष है। इसमें अवैध तस्करी रोकने के लिए गुवाहाटी डिक्लेरेशन को अपनाया गया है, नशारोधी के लिए। ठीक है। अब बात यह है कि इसमें संगठित अपराध नेटवर्क को सामूहिक रूप से रोकने के लिए एकीकृत सहमति बनी है इसके अंतर्गत, कि भाई रोका जाए। तकनीक, डार्क नेट और क्रिप्टो आधारित तस्करी को रोकने के लिए नवीन डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर बातचीत की गई है। जो डार्क नेट, डीप टेक्नोलॉजी, डार्क नेट, जो जहां से इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल तरीके से आपकी स्मगलिंग होती है, वो सारी चीजें, उसको रोकने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाने पर बल दिया गया है। भारत का प्रस्ताव, भारत ने सीमा पार समन्वय के लिए एक ब्रिक्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप का प्रस्ताव रखा है। और भारत के एनसीबी ने 2026 से 29 के लिए एक त्रिवर्षीय रोड मैप भी प्रस्तुत किया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। अब इसमें देखोगे तो आपको कई सारी चीजें हैं। ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसमें एक जो कंसेप्ट आता है गोल्डन क्रिसेंट का और गोल्डन ट्रायंगल का, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
देखिए, इसमें कंडीशन क्या है कि देखिए उभरते हुए खतरे, सिंथेटिक ड्रग, रसायन का रिसाव, समुद्री मार्गों पर दुरुपयोग की नई सुरक्षा की चिंताएं इसमें अपनाई गई हैं। केवल पुलिसिंग नहीं बल्कि साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से नशे को घटाने पर जोर दिया है कि साक्ष्य प्रूफ के साथ केवल रोकना ही नहीं है। नार्को आतंकवाद, पारस्परिक गश्त से आगे बढ़कर पांचवी पीढ़ी के साइबर फोरेंसिक अवरोधन की आवश्यकता है। यानी कि अब हमको साइबर तरीके से उसको रोकना पड़ेगा। भू राजनीतिक दृष्टिकोण, भारत दो बड़े अफीम केंद्रों, अफीम गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है, जिससे भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। एक ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वाला, जिसे गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं, ये यहां भी ओपीएम होता है। और एक ये है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन यहां पर भी आपका क्या होता है, अफीम का बहुत बड़ा उत्पादन उनके बीच में ये है। और दोनों तरफ से भारत में तस्करी की बहुत बड़ी संभावनाएं बन जाती हैं, इसलिए इनको कहा गया। ठीक है ना? तो डार्क नेट, क्रिप्टोकरेंसी, सिंथेटिक ड्रग का कंसेप्ट है। और पांचवी पीढ़ी के समाधान की जरूरत है, जिसमें फाइबर साइबर फॉरेंसिक, वर्चुअल वर्किंग ग्रुप और रियल टाइम इंटेलिजेंस, टाइम टू टाइम उसको इंटेलिजेंस के थ्रू चेक करना, ये इसके तहत प्रावधान किए गए हैं। और देखिए, मैंने ये सारी चीजें एक तरफ आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरी तरफ आपको विजुअल के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए कि इनमें किन किन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो ये क्लास जो मेरा कंसेप्ट है वो केवल रिटन नहीं है, बल्कि एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन भी है, एक तरीके से डिजिटल प्रेजेंटेशन भी है, जिससे कि आपके दिमाग में वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आसानी से एडजस्ट हो सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ध्यान रखना, ये चर्चा में क्यों आया? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और जिलों के लिए पीजीआई 2.0 अद्यतन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें स्कूली शिक्षा की प्रगति और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चुनौतियों को मापा गया है। परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को चेक करना है कि भाई परफॉर्मेंस बताइए, स्कूली शिक्षा की परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह की है, और उसमें आने वाली चुनौतियां क्या क्या है, उनको समझाने की कोशिश की है। और इसमें बताया गया, जब परफॉर्मेंस निकाली गई तो बताया गया चंडीगढ़ एकमात्र इकाई है जो टॉप लेवल के ग्रेड में शामिल हुई है, टॉप ग्रेड में चंडीगढ़। ये रहा। उच्चतम ग्रेड खाली है, कोई भी राज्य या जिला सर्वोच्च श्रेणी उत्कर्ष, उत्तम और उत्तम टू तक पहुंच ही नहीं पाई। यानी कि ये तीनों के तीनों जो ग्रेड श्रेणियां हैं, इसमें कोई पहुंच ही नहीं पाया। और उत्तम थ्री में जो इसका रेंज क्या है, 61 टू 70%, उसमें चंडीगढ़ एकमात्र है। तो टॉप लेवल की परफॉर्मेंस वाले राज्यों में कोई भी नहीं है। उत्कर्ष, उत्तम वन, उत्तम टू, उत्तम थ्री में एक बार चंडीगढ़ है। रैंक नहीं, ग्रेड। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के राज्यों को रैंक के बजाय ग्रेड में दिए गए हैं कि कौन कौन किस किस ग्रेड में है। ध्यान रखना, 70 संकेतक और 1000 अंकों पर आधारित यूडीआईएसई और परख डाटा का उपयोग किया गया है। इसमें यूडीआईएसई और परख डाटा का इसके अंतर्गत उपयोग किया गया। 1000 और 70 संकेतक, यानी कि 70 इंडिकेटर्स है और 70 अंक हैं, उसके आधार पर राज्यों को डिसाइड किया गया। और ये जीएस पेपर 2, शिक्षा, मानव संसाधन विकास एवं शासन, उससे जुड़ा हुआ भी है, सोशल इशू से भी जुड़ा हुआ है, कहीं से भी इसको लिंक कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिएगा, इसमें मूलतः एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें पहुंच और गुणवत्ता। भारत ने स्कूलों तक भौतिक पहुंच बना ली है, लेकिन सीखने के परिणाम अब भी कमजोर हैं। यानी कि लोगों को जोड़ तो लिया, लेकिन सिखा नहीं पा रहे या बच्चे सीख नहीं पा रहे, लर्निंग परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। दूसरा, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अलाइनमेंट है, पीजीआई 2 का ध्यान केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है, बल्कि हार्ड आउटकम और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी आधारित है। यानी केवल और केवल इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं देना, हमें परफॉर्मेंस भी ध्यान देनी है, आउटकम भी ध्यान देना है, टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी फोकस करना है। विकेंद्रीकृत शासन, स्थानीय कलेक्टरों को डाटा देकर समग्र शिक्षा के फंड का सटीक और पारदर्शी उपयोग संभव बनाने पर बल दिया गया है। और ये 770 जिलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार है, जो ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को कम कर रहा है। ये रहा कुल मिलाकर के। तो पीजीआई 2 संरचना क्या है, परिणाम और शासन प्रबंधन है, सीखने के परिणाम, पहुंच और शिक्षक प्रशिक्षण, ये दोनों तरह की चीजें इसमें शामिल है। तो इसको एक बार आप जाकर रीड करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इसमें किन किन चीजों पर फोकस किया गया है। ओके, ध्यान रखना,
एक है क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब घाटी में भूस्खलन। और ये बात तो आप अच्छे से समझ रहे हो कि इस समय पूरे भारत में भयंकर बारिश हो रही है, खूब बारिश इतनी ज्यादा है कि बस नदियां उफान मार रही हैं। और जब भी बारिश हो रही है तो अच से हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के पास बादल फटने से भारी भूस्खलन, अचानक बाढ़ आ गई। तो देखिएगा, ये है आपका जम्मू कश्मीर का इलाका, जहां पर सबसे ऊपर आपकी किरू परियोजना है, उसके नीचे क्वार परियोजना है, उसके नीचे रतले परियोजना है, और उसके नीचे है बगलिहार परियोजना। तो ये 4 परियोजनाओं का क्रम है, ये रहा कुल मिलाकर के। तो किश्तवाड़ जिले में ये आपकी परियोजना है। यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदी चिनाब नदी पर स्थित है। ये सब की सब चिनाब नदी से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। यह रन ऑफ द रिवर योजना है, यानी कि पानी चलता रहेगा और पानी रुकेगा भी नहीं। रन ऑफ द रिवर, और वो हमारे इंडो पाक ट्रीटी जो है 1960 की, उसके तहत मान्य है, ठीक है ना। इसमें विशाल बांध के बजाय नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग किया जाता है। 190 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के साथ कुल मिलाकर के 540 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया गया। और यह क्रू के डाउन स्ट्रीम और रतले परियोजनाओं के अपस्ट्रीम में स्थित है, यानी कि उसके नीचे और रतले के ऊपर, उन दोनों के बीच में स्थित है। ध्यान रखना, GS1 ज्योग्राफी और GS3 आपदा प्रबंधन जैसे टॉपिक से ये कनेक्टेड है। अब कंडीशन क्या है, इसके मूल टॉपिक क्या क्या है। हिमालय की संवेदनशीलता, चिनाब घाटी विवर्तनिक रूप से सक्रिय है, टेक्टोनिकली एक्टिव है, इसलिए ढलानें जो हैं खड़ी बारिश में घातक हो जाती हैं। यहाँ पर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का दबाव भी है। कई बांधों को एक साथ निर्माण और सड़क चौड़ीकरण से प्राकृतिक ढलानों पर भारी दबाव पड़ रहा है। सिंधु जल संधि, भारत भू राजनीतिक तनाव के बीच इस संधि के तहत अपने जल अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। और जलवायु अनुकूलन इंजीनियरिंग और पूर्व चेतावनी प्रणाली अब अनिवार्य हो चुकी है कि भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां पर लगाए जाए। ये हमारी मुख्य अवधारणा है, जहां पर ये सारी चीजों की जरूरत है। तो ये देखिएगा, डायवर्जन इस तरीके से ये चलता है, यहाँ पानी ये रहा, और पानी प्राकृतिक प्रवाह ये रहा। तो हम ऊपर से इस तरह के पानी को ही ढलान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये आपकी बलती रहती है। ये पावर हाउस, तो हम इसको रोकते नहीं है पानी को, हम ढलान पर केवल उसके पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं और पानी को आगे निकाल देते हैं। इस तरीके से ये चला जाता है। रन ऑफ द रिवर कंसेप्ट कहते हैं इसको। ओके, अगला मैंने अभी जो बताया था यूडीआईएसई, ये क्या है देखिए। शिक्षा मंत्रालय ने एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट 2025-26 जारी की है। यानी एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, ये है क्या, जो भारतीय स्कूली प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव और उनके रुझानों को दर्शाती है, ठीक है। इसमें 14.5 लाख स्कूल और लगभग 1 करोड़ शिक्षक और लगभग 24 करोड़ से ज्यादा छात्रों का रियल डाटाबेस इसके अंदर मौजूद है। इसमें 11 अंक की कोड है, हर स्कूल का अपना एक आधार कार्ड है जो ट्रैकिंग में मदद करता है, यानी कि इस तरह का 11 अंकों का ये रहे। इनमें 2 डिजिट राज्य की हैं, 2 डिजिट जिले की हैं, 2 डिजिट ब्लॉक की हैं, 3 डिजिट गांव और शहर की हैं, और 2 डिजिट बेसिस स्कूल की हैं। इस तरीके से उसमें 11 डिजिट का यूज किया गया है। 2 और 3 5 और 6 11 टोटल मिलाकर के 11 डिजिट का बारकोड का तहत है, आधार कार्ड की तरह। इसमें समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं का बजट इसी डाटा के आधार पर आवंटित होता है, कि जो समग्र शिक्षा योजना है उसका जो बजट है वो इनको ऐसे ही इसके माध्यम से दिया जाता है। पर जिसकी जैसी परफॉर्मेंस, जिसका जैसी जरूरत, उस हिसाब से इनका बजट जाता है। अपने स्कूल को जाने पोर्टल से कोई भी व्यक्ति स्कूल की सुविधाओं की जांच कर सकता है। एक नया पोर्टल बनाया गया, अपने स्कूल को जाने, इसी के माध्यम से आप कर भी सकते हो। ये रहा। तो ये जीएस पेपर 2 शिक्षा नीति और ई गवर्नेंस का एक मॉडल है, जहां पर आप एग्जाम में इसके एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो। मुख्य अवधारणा क्या है देखिए, इसमें जो रिपोर्ट के अंतर्गत आया वो ये आया कि माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट जो रेट है वो घट करके 7.0 हो गई है, यानी कि ड्रॉप आउट रेट अब काफी कम हो गया है, और संक्रमण दर 28.3 पहुंच गया है कुल मिलाकर के, ठीक है। लिंग समानता,
छात्राओं का नामांकन आपका 48.4% हुआ है और महिला शिक्षकों की भागीदारी 54.9% हो गई है। ये आपके आंकड़े हैं। निजीकरण का प्रभाव, सरकारी स्कूलों में 46 लाख नामांकन घटे हैं। यस, ये देखिएगा, 46 नामांकन ये घटे हैं। यानी कि सरकारी स्कूलों में लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया है और निजी स्कूलों में 88 लाख की भारी वृद्धि हुई है। प्राइवेट सेक्टर ग्रो किया है, इसमें 88 लाख बढ़े हैं, ये समझ लीजिएगा। 99.5% स्कूलों में सुरक्षित पेयजल और 70% के आसपास कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है। शून्य नामांकन वाले और एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वो अब ऐसा कोई रहा नहीं है, कारण कोई भी हो, हम उस पर बात नहीं कर रहे, वो एक अलग मुद्दा है। तो इनमें से हो सकता है कि आपको यूडीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 4 पॉइंट दे दिए जाए, बताइए कौन-कौन से सही है, कौन-कौन से नहीं है, या पूरा का पूरा एक आर्टिकल दे दिया जाए, बताइए, अब इसके आधार पर बताइए, जैसा कि इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए, कि पूरा पहले आर्टिकल दे दिया, फिर 3 पॉइंट दे दिया, बताइए कौन-कौन से सही हैं। यूपीएससी ब्लंडर कर रहा है, तो हमें हर एंगल से उसके लिए तैयार रहना होगा। यस, एवरी एंगल। अब एक टॉपिक है मिशन दृष्टि, भारत का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट। ऑप्टोसार सैटेलाइट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई का पहला सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च के बाद एक तीव्र सौर तूफान के कारण संपर्क खो बैठा है। यानी लॉन्च हुआ, उसके बाद वो सौर तूफान की लपेट में आ गया और वो गायब हो गया। अब मिशन दृष्टि क्या है? यह दुनिया का पहला, भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है। ये रहा SAR, समझ लेना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसे बनाया किसने था? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन कंपनी कहां की है? जिसका ये सैटेलाइट है वो भारत की कंपनी है, लेकिन छोड़ा किसने? स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रडार ने। संपर्क टूटने से पहले 190 किलो के इस सैटेलाइट ने अपनी कोर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। अंतरिक्ष के खराब मौसम ने LEOP के चरण में के दौरान सैटेलाइट के महत्वपूर्ण ऑनबोर्ड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था। तो मिशन दृष्टि ये सैटेलाइट है, सोलर फ्लेयर्स आई और उसमें इसके सारे पार्ट्स जो हैं इधर उधर क्या हुए, इनएक्टिव हो गए, अब वो संपर्क टूट गया। ये रहा, आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है? ऑप्टोस्पार्क टेक्नोलॉजी क्या है? यह उन्नत इमेजिंग प्लेटफॉर्म है जो दो सेंसर तकनीकों इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार को मिलाकर के बनाता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल को मिलाकर के बनाया गया ऑप्टोसार, ठीक है ना। और ये क्या है? एक इमेजिंग टेक प्लेटफॉर्म है। ये ईओ सेंसर दिन के उजाले में तस्वीर लेते हैं, जबकि सिंथेटिक अपर्चर रडार बादल और अंधेरे के आर पार देखने में सक्षम है। अब इसका फायदा क्या है? सीमाओं की निरंतर निगरानी हो सकती है किसी भी स्तर पर, चाहे अंधेरा हो, चाहे दिन हो या रात हो, बादल हो, कैसे भी हो, हमेशा अपने हम बॉर्डर को सिक्योर कर सकते हैं, बॉर्डर की निगरानी कर सकते हैं। निजी क्षेत्र का मिशन, यह इंडियन स्पेस पॉलिसी 2030 के तहत भारत की निजी क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। अब निजी कंपनियां इसमें आ रही हैं और अंतरिक्ष स्टार्टअप को अब रेडिएशन सुरक्षित हार्डवेयर बनाने होंगे, जैसा अब इस तरह का कंसेप्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये है इसका कंसेप्ट कुल मिलाकर के। बाकी प्रमनम मंदिर वाला मैंने आपको बता ही दिया था। तो आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जाए और आपको क्या उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, और अच्छे से तैयारी कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा सपोर्ट चाहिए यार आप लोगों का, बस। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि क्या है, कैसा है, और इसमें और क्या करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।